अरे स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम फोर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में होने वाला जो चेंज है पर यूनिट टाइम में, वो उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर हुआ करता है। अब हम यहाँ क्या प्रूव करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। अब आइए इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, कंसीडर किया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी u। क्या किया, उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। लेट इट्स वेलोसिटी बी चेंज्ड टू v इन टाइम t। अब t टाइम में जो उसकी वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, कितनी, u से v। तब हम यहाँ देखेंगे कि इफ m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तब इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा भाई। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज निकालना है तो पहले हमने इनिशियल मोमेंटम c1 मान लिया इसको। तो मास इंटू वेलोसिटी m इंटू यू। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी हुआ करता है। तो हमने ये m इंटू यू कर लिया। फिर हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आया हमारे पास c2, वो हो गया m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यूज कर दिया। अब हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला, और मोमेंटम के चेंज को हम डेल्टा पी लिखते हैं, जो होता है p2 माइनस p1। तो ये जो डेल्टा पी हमारे पास आया वो एम वी माइनस एम यू। तो ये कितना हो जाएगा, एम ब्रैकेट में वी माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी। अब यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमने क्या किया, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो बताता है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो बताता है। अब यहाँ हम यूज कर लेते हैं जो अपनी कंडीशन है हमारे पास। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास एम वी माइनस यू, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम है टी। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, टी टाइम इंटरवल दे रखा है। तो हमने ये लिखा एम और v माइनस यू अपॉन टी यहाँ लिख दिया। और ये सभी को पता है ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, है ना। हेयर a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी हुआ करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं कि फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एम। So the acceleration produced on any object is directly proportional to force applied and inversely proportional to the mass of object। ये फोर्स निकल कर आया, ठीक है। अब हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में जब हम एक्सेलरेशन निकालने के बाद डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कैसे किया, एक बार और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। सही बच्चों को ये प्रूव करना आना चाहिए कि हमने क्या किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था, इनिशियल स्पीड जिसकी थी। अब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया, हमने उसको पुश किया, हमने उसको पुल किया, है ना। अगर कार है या बाइक है तो हमने उसको एक्सेलरेटर दिया, गियर चेंज किया, एक्सेलरेटर दिया। तो ये सब क्या करते हैं, इस सब का मतलब है हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स अप्लाई करके हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया या घटा दिया। तो यू से भी हो गया, हमने मान लिया बढ़ा दिया हमने स्पीड को, ठीक है। अगर उसका मास m था तो जब इनिशियली मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो पहले इनिशियल स्पीड u थी उसकी, तो इनिशियल मोमेंटम जो आया m इंटू यू हो गया।
फिर क्या करना था, अब जो चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, उसका फाइनल मोमेंटम लिखा। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, मास इंटू वेलोसिटी यानी एम इंटू वी हो गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है, मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो चेंज इन मोमेंटम जो आया डेल्टा पी वो कितना आया, P2 माइनस P1 आया। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने लगाया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, P2 mv माइनस P1 mu, एम कॉमन ले लिया, v माइनस यू बच गया यहाँ पर हमारे पास। अब हमने वही चीज यहाँ उस जो डेल्टा पी है हमारा, ये इतना टर्म डेल्टा पी, इस डेल्टा पी की वैल्यू हमने क्या लगा दी, एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल टी था, मास को अलग कर लिया, v माइनस यू अपॉन टी, ये बन जाता है टर्म एक्सेलरेशन। तो ये हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सभी को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। बार बार इसको आप लोग लिख लिख कर ट्राई करेंगे तो ये और अच्छे से आपको करना भी आ जाएगा और कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब डिस्कस करना है इसकी यूनिट के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, फोर्स के यूनिट के बारे में हमें अब डिस्कशन करना है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिस्कशन करना है। तो देखें आए, अब आता है हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स के यूनिट की बात करते हैं हम, ठीक है। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखें हमारे पास फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मास यानी कि किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया न्यूटन के। इसको हम क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं, एम। तो हम ये कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन या एम, ठीक है। अब न्यूटन का मीनिंग क्या है, न्यूटन का मीनिंग है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जो हमने शॉर्ट में लिख दिया न्यूटन, एक्चुअल में न्यूटन का मीनिंग क्या है, याद रखेंगे, न्यूटन का मीनिंग क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम डैश लगाया है हमने, फिर एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो अब ये न्यूटन जो है वो कितना बड़ा यूनिट है ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमें। जिस तरह से हम यूनिट का माइंड में हमारे एक मतलब कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो अगर हमने कहा किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 5 किलोग्राम, तो हमें ये पता होता है कि किलोग्राम जो है वो कितना भारी, कितना वजनदार है। तो जैसे 5 किलो की बात आती है, हम अच्छा इतना भारी हो सकता है। हम किसी के भाई तुम्हें 50 किलो का वजन उठाना है, तो वो अरे 50 किलो बहुत हो गया, मुझे नहीं उठा पाऊंगा मैं, है ना, पता लगा देंगे। हम ये किसी से तुम्हें भाई 5 किलो वजन उठाना है, तो वो कहेगा हाँ 5 किलो तो कम होता है, हम उठा लेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिट से कंपैरिजन आता है और हम पता लगा लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब क्या। हमने कहा 5 किलोमीटर चलना है तुम्हें पैदल पैदल, वो 5 किलोमीटर पैदल पैदल कैसे जाएंगे भाई, बहुत दूर होता है 5 किलोमीटर। हमने कहा 500 मीटर चलना है तुम्हें पैदल पैदल, हाँ 5 और 500 है ना, वर्ड में देखो 5 किलोमीटर और 500 मीटर। तो यहाँ पर जो 500 नंबर जो है 500 वो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मीटर जो लिखा हुआ है ना, उससे हमने तुरंत पता लगा नहीं 500 मीटर ज्यादा नहीं होता, हम चल लेंगे पैदल। लेकिन अगर 5 किलोमीटर चलना है बहुत ज्यादा होता है। तो मीटर किलोमीटर जो यूनिट है उसका कंपेरिजन है, यूनिट हमारे माइंड पे स्ट्राइक करता है कि अच्छा कोई चीज कितनी हो सकती है। तो ऐसे ही मुझे पता लगाना है कि जो न्यूटन है, जो हम पढ़ेंगे बार बार कि किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा, एक्चुअल में वो यूनिट किसके बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा यूनिट हो गई है ये, ठीक है, कैसी यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, डेफिनेशन लानी है हमें किसकी, 1 न्यूटन की। ये पहला है यूनिट, ठीक है, 2-3 यूनिट आएंगे तो उसके पहला यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो 1 न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो 1 न्यूटन जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो हमने बताया था अभी, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास कोई 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट है, क्या है, 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट है, और उस 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स लगाया, और अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, क्या कर दे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तब उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। तो यानी कि द वैल्यू ऑफ फोर्स
which can produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram is equal to 1 meter। यानी कि किसी भी 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन 1 न्यूटन का आप लोगों के, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, याद भी रखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है। तो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जितने फोर्स से प्रोड्यूस किया जा सकता है वो फोर्स 1 न्यूटन के बराबर हो जाया करता है। ठीक, अब दूसरा आता है यूनिट हमारे पास, तो दूसरा होता है सीजीएस यूनिट फोर्स का। क्या होता है, सीजीएस यूनिट। तो बच्चों लोग हम आपको पहले बता चुके हैं, एसआई यूनिट थोड़ा बड़ा होता है और सीजी यूनिट यूनिट क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो दूसरा हो गया द सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन पढ़ते हैं इसे। और जो 1 डाइन फोर्स है वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी भी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो गया, छोटा यूनिट हो गया। कैसे हो गया, तो देखो ये क्या करता है, 1 ग्राम मास की ऑब्जेक्ट में, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है, उस 1 ग्राम मास की ऑब्जेक्ट में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, यानी कि द फोर्स which can produce an acceleration of 1 centimeter per second square on applying an object of 1 gram mass is equal to 1 डाइन। तो ऐसा फोर्स जो 1 ग्राम मास की ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके या कर देता है, उस फोर्स को हम 1 डाइन के बराबर मानते हैं। ये इसका सीजीएस यूनिट हो गया। ओके, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाइन। अब इन दोनों का अपना कुछ रिलेशन भी होगा, है ना। इसके रिलेशन के बारे में भी जान लेते हैं हम थोड़ा सा। छोटे छोटे टर्म हैं, इन छोटे छोटे टर्म को जब हम समझ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो जाएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी, वहां पर हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक हो जाएगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का रिलेशन। इसको ऐसे भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये भी आएगा, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो अब ऐसे कहते तो तुम सोच में पड़ जाओगे, पूछ क्या लिया हमसे, है ना। तो नाम दे दिया, अगर भाई न्यूटन में और डायन में रिलेशन बताओ तो माइंड में कुछ स्ट्राइक भी करेगा। अगर हमसे डायरेक्ट कह दिया जाता है कि भाई रिलेशन बताओ फोर्स के एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में, तो बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, तो वो कैसे रिलेशन बता पाएगा ना। तो याद रखना जरूरी है नाम से, ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। तो देखो हमारे पास होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन फोर्स। और तो 1 न्यूटन हो जाता है 1 किलोग्राम। अब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता है,
और ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब जो डाइन यूनिट होता है वो कब आता है, जब ग्राम और सेंटीमीटर आए हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो बच्चों, तो अब हम अगर किलोग्राम को ग्राम में बदल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, कितना हो गया, 1000 ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड यूनिट रहता है, ऐसा यूनिट हो या सीजीएस यूनिट हो वो सेकंड ही रहता है। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्या बन जाता है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम डाइन बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाता है 10 टू द पावर 5, पावर 5 हो जाएगी। ये रिलेशन याद रखेंगे, आगे तक काम आएगा आप लोगों के। 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो हम कह सकते हैं न्यूटन बहुत बड़ा यूनिट है और डाइन बहुत छोटा यूनिट है। 10 टू पावर 5 मतलब क्या हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 न्यूटन 1 डाइन से 1 लाख टाइम ज्यादा है ना, तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया न्यूटन डाइन के कंपेरिजन में। डाइन बहुत ही स्मॉल यूनिट हो गया। ठीक है, न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए तुम 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो वही तो एक चीज हमारे पास यहाँ पर है कि हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी हमें न्यूटन फोर्स होगा डाइन में बदलना होगा तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमारे पास डाइन में फोर्स होगा न्यूटन में बदलना होगा तो इससे डिवाइड कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ऐसा यूनिट क्लियर हो गई, सीजीएस यूनिट क्लियर हो गई। अब क्या बचता है, इनका रिलेशन भी आ गया। एक यूनिट और बचता है अभी हमारे पास जो हम यूज करेंगे। ठीक है, वो जो करेंगे वो हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे, ग्रेविटेशन में, लेकिन हमें उसको समझना है। फोर्स की बात चल रही है तो फोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर समझ लेते हैं। तीसरा हो गया हमारे पास द ग्रेविटेशनल, एसआई यूनिट, द ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट ऑफ इज किलोग्राम वेट। क्या पढ़ते हैं, केजी वेट, किलोग्राम वेट, और किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। अब तुम कहोगे बच्चे 9.8 सर कहाँ से आ गया, तो अभी के लिए आपको सिर्फ याद कर लेना है ना। ये 9.8 का मीनिंग क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अर्थ के ग्रेविटी, अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ भी तो फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते हैं। तो जब फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो अर्थ का एक अपना एक्सेलरेशन होता है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच, जैसे चौक को मैंने ऊपर फेंका तो ये नीचे आ गई, तो ये नीचे जो आई तो कुछ एक्सेलरेशन था, ऐसे फेंका ऐसे आई, इसका अपना एक्सेलरेशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हुआ करती है। तो ये यूनिट हुआ करती है किलोग्राम वेट, 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। इसी तरह से होती है ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट जो होती है ऑफ फोर्स होती है ग्राम वेट। ठीक है, क्या होती है, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स। तो जो ग्राम वेट होता है 1 ग्राम वेट वो 980 न्यूटन के बराबर होता है, या 981 न्यूटन के बराबर हुआ करता है ना। तो 980 क्या होगा, डाइन होगा यहाँ पर, ये किसका है, डाइन में। ये सीजीएस में डाइन बनता है तो यहाँ पर क्या बनता है, न्यूटन बनता है। तो ये रिलेशन और है हमारे पास एक यूनिट का, याद कर लेंगे। ये इसको इसके बारे में और एक्सप्लेन किया जाएगा आपको जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसको तुम रट लेना है, आपको याद कर लेना है। यूनिट का कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो बच्चे 11th एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, जो 10th में है, अगर वो भी देखते हो इसको तो उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आगे इसका यूज भी होना है आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। तो हमने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, कहाँ से आता है, और फोर्स के यूनिट क्या हो गए, इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे हम आप लोगों को, जिससे कि ये और ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।